नमस्कार दोस्तों, फार्मास्यूटिकल टेक्निकल टॉक्स में मैं गोपाल मंडलोई आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाई वी आर यूज वर्स्ट केस अप्रोच इन क्लीनिंग वेरिएशंस। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि हम वर्स्ट केस अप्रोच को क्यों यूज करते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। और लास्ट में हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस प्रीवियस वर्स्ट केस प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट, why we are use worst case approach in cleaning medicine। so हम cleaning medicine में worst case approach इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो हम हमारे टाइम की सेविंग करते हैं कि अगर हमने worst case approach नहीं यूज किया तो हमको हमारे हर प्रोडक्ट का क्लीनिंग मेडिसिन करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा जो टाइम है, हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो कॉस्ट है, हमारा मैन पावर है, हमको काफी टाइम लग जाएगा और काफी डॉक्यूमेंटेशन भी काफी हो जाएगा। उन सारी चीजों को हमको हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम हमारे वर्क को कम करते हैं, लेस वर्क। अगर हम वर्स्ट केस अप्रोच यूज कर रहे हैं तो हमारा जो काम है, सपोज अगर हम नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं तो हमारा जो वर्क है ऑलमोस्ट 98% वर्क हमारा कम हो जाएगा अगर वर्स्ट केस अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो अगर हम वर्स्ट केस अप्रोच नहीं यूज कर रहे हैं इसका मतलब कि हमारा जो वर्क है वो 100% मतलब बढ़ जाएगा, 98% वर्क हमको ज्यादा करना पड़ेगा। तो कैसे? जैसे कि अगर हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है XYZ, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर कर चुका हूं, उसमें ये मैंने डाल के रखा है कि कैसे हमको हमारा जो वर्क कम होगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक XYZ कंपनी है, वहां पर केवल 7 प्रोडक्ट है। अभी 7 प्रोडक्ट है, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वर्स्ट केस अप्रोच को यूज नहीं करते तो अभी हमको कितना क्लीनिंग वेरिएशन करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट ए के बाद प्रोडक्ट बी बनेगा, प्रोडक्ट ए के बाद प्रोडक्ट सी रहेगा तो उसका लिमिट चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट ए के बाद प्रोडक्ट ई रहेगा तो उसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लिमिट्स है कैलकुलेशन में, एको का जो कैलकुलेशन है वो डिपेंड करता है नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट को हमको यूज करते हैं, उसका यूज करने का पर्पज यही है कि हमारा जो लिमिट्स है हम उसकी हेल्प के थ्रू लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। वो बाय डिफॉल्ट हमारे फॉर्मूले में होता है। तो अगर हम वर्स्ट केस अप्रोच नहीं यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ए के रिस्पेक्ट में बी का लिमिट अलग होगा, ए के रिस्पेक्ट में सी का लिमिट अलग होगा, ए के रिस्पेक्ट में डी का लिमिट अलग होगा। मतलब इस तरह से हमारे रन्स बढ़ जाएंगे। मतलब हमको एक प्रोडक्ट को क्लीनिंग मेडिसिन करने के लिए हमको अप्रोक्सीमेट 18 रन लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास 7 प्रोडक्ट है तो हमको ओवरऑल टोटल 126 क्लीनिंग वेरिएशंस के रन लेने पड़ेंगे। उसके बाद हम जाके कह सकते हैं कि हमारा क्लीनिंग प्रोसीजर वैलिड है। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस का अप्रोच यूज करते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ रन्स है वो इमीडिएटली 97% अप्रोक्सीमेट कम हो जाएंगे अगर हमने प्रीवियस वर्स्ट केस भी यूज कर लिया तो। कैसे? उसके लिए जैसे कि अभी हमारे पास 7 प्रोडक्ट है, अब हमने नेक्स्ट वर्स्ट केस यूज कर लिया तो अब हमको जो 7 प्रोडक्ट है, 7 प्रोडक्ट का 7 टाइम, मतलब हमारे पास लिमिट एक ही रहेगा। मतलब हर प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट वर्स्ट केस सेम हो जाएगा तो वहां पर हमारा लिमिट ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला। अब यहां पर हम क्या करने वाले कि 7 प्रोडक्ट का अगर क्लीनिंग मेडिसिन करेंगे तो हमको 3 रन लेना पड़ता है। क्योंकि जनरली अगर आपने देखा होगा कि क्लीनिंग वैलिडेशंस को हमको किसी भी प्रोसीजर्स या किसी भी सिस्टम या किसी भी मेथड को वैलिडेट करने के लिए हमको 3 रन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी हमको 3 रन ही क्यों लेना है? क्यों? क्योंकि 3 रन हमको इसलिए लेना है कि जब भी हम कोई 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको एक हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरह से। लेकिन जब तक हमको एक तीसरा रन मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा, एक और हमको ट्रेंड पता चल जाएगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है कि अभी हमारे से एक पहला बैच है, पहले बैच का रिजल्ट हमारा 98% है, सेकंड बैच का रिजल्ट हमारा 99% है, थर्ड बैच का रिजल्ट है हमारा 100%। तो अभी इस केस में हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रोडक्ट कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली वो इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अगर वो इंक्रीजिंग हो रहा है तो हमको एक 4th बैच वो लेना पड़ेगा। जब तक कि वो हमको वापस 99 या 100 से कम ना मिले तब तक हमको उसको वैलिडेशन के लिए करना पड़ेगा। तो जनरली मिनिमम 3 बैचेस इसीलिए रिक्वायर्ड है कि हमको ट्रेंड पता चल जाए, 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज क्रिएट अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द 3 बैचेस, वी आर टेकन फॉर द 3 बैचेस फॉर द वैलिडेशन। तो अभी यहाँ क्लीनिंग वैलिडेशन में हमको 3 रन लेना पड़ेगा वैलिडेशन के लिए। तो अभी अगर हमारे पास 7 प्रोडक्ट है तो हर एक प्रोडक्ट के हम 3 रन लेंगे तो हमको 21 रन लेना पड़ेगा। तो ये भी हमारा वर्क बढ़ जाएगा। तो अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमको प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करना है। हमको क्या करना है कि हमारे पास कितनी क्लीनिंग प्रोसीजर्स है। अगर सपोज मेरे पास एक क्लीनिंग प्रोसीजर है तो मुझे केवल एक वैलिडेशन करना है, केवल 3 रन लेना है, दैट इज इनफ। मतलब कि मैं उसके बेस पे अपना क्लीनिंग वैलिडेशंस को प्रूव कर सकता हूं। बट अगर मेरे पास 2 क्लीनिंग प्रोसीजर्स है,
अब दो अगर क्लीनिंग प्रोसीजर रही तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रोसीजर, अब जैसे कुछ प्रोडक्ट होंगे, जैसे 7 प्रोडक्ट है मेरे पास, तो 7 प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होंगे जो क्लीनिंग प्रोसीजर 1 से क्लीन होते होंगे और कुछ प्रोडक्ट क्लीनिंग प्रोसीजर 2 से होते होंगे। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमारा वर्स्ट केस प्रोडक्ट तो एक ही रहने वाला है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो एक क्लीनिंग प्रोसीजर है उसमें कौन सा वर्स्ट रहेगा और जो दूसरी क्लीनिंग है उसमें कौन सा वर्स्ट रहेगा, पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है। फिर हमको प्रीवियस वर्स्ट केस आइडेंटिफाई करना है। तो प्रीवियस वर्स्ट केस आइडेंटिफाई करने, क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उससे हम पता करते हैं कि हमको किस प्रोडक्ट के बाद क्लीनिंग वेरिएशन करना है। अगर हमने ये वर्स्ट कंडीशंस को लेकर कंसीडर करके हमने क्लीनिंग वेरिएशन किया है, तो हमको हमारा मतलब हमने वर्स्ट प्रोडक्ट को हमने क्लीनिंग कर दिया है, वेरिएशन हो गया है, तो इसका मतलब कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी जो क्लीनिंग प्रोसीजर है वो वेल है, मतलब वेल डिफाइंड है, और उससे जो प्रीवियस प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाता है, और अगर रिमूव भी नहीं हो रहा है तो एक एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रिमूव हो रहा है। और जितने भी हमने उसको क्लीनिंग एजेंट्स क्लियर किए, जैसे कि अभी समटाइम्स हम पहले टिपोल यूज करते थे 0.15% एज ए क्लीनिंग एजेंट, अभी कुछ कंपनी सोलोजेट यूज कर रही है, क्योंकि सोलोजेट को यूज करने का जो पर्पज है कि वो लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू टिपोल। तो ये हमारे क्लीनिंग एजेंट है। बट क्या हम जब भी किसी प्रोडक्ट को क्लीन करते हैं तो उसके बाद हमारे ये जो सारे जो एजेंट हमने यूज किए ये भी हमारे रिमूव होना चाहिए, क्योंकि क्लीनिंग वेरिएशन का मतलब ही यही है कि जितना भी हम जो भी हमने इक्विपमेंट के ऊपर यूज किया है वो हमारा कंप्लीटली क्लीन हो जाए। तो अभी यहाँ पर हमारा जो वर्स्ट केस अप्रोच है वो इसीलिए हमको हेल्प करता है कि हमारे नंबर ऑफ रन्स कम हो जाएंगे। लेकिन एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर सपोज हमने वर्स्ट केस को आइडेंटिफाई करने में कोई भी गलती कर दी तो इसका इंपैक्ट हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट के ऊपर हो जाएगा। तो हमको ये जो वर्स्ट केस आइडेंटिफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल चीज है, इसको हमको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर ये हमारा इसमें एक भी मिस्टेक मिला, अगर एक भी गलती हुआ तो इसकी वजह से हमारे जितने भी बाकी सारे प्रोडक्ट है वो इम्पैक्ट में आ जाएंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस अप्रोच। तो जो नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है हमको सारे प्रोडक्ट को एक लिस्ट आउट कर देना है। सारे प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करने के बाद उनके जो बेस साइज है सारे बेस साइज नोट करना है, और उसके बाद हमको उनका डोज यूज करना है कि मैक्सिमम डेली डोज कितना है। तो अभी जब हम बेस साइज, जैसे सपोज हमारा किसी प्रोडक्ट का बेस साइज है 2 लाख प्लस माइनस 20,000, तो अगर इस तरह से हमारा बेस साइज है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लाख प्लस 20,000 है तो 2,20,000 मेरा बेस साइज हुआ, क्योंकि हमको वहां पर बेस साइज भी वर्स्ट केस लेना है। सपोज अगर हमारा कोई एपीआई इंडस्ट्रीज है वहां पर हमारा बेस साइज 200 kg है प्लस माइनस 20 kg है, तो अभी हमको वहां क्या करना है 220 kg लेना है, क्योंकि हमको मैक्सिमम हम मिनिमम बेस साइज एंड मैक्सिमम डेली डोज। सो हमको सबसे पहले क्या करना है 180 kg लेना है, मतलब लोवेस्ट बेस साइज लेना है, लोवेस्ट बेस साइज और मैक्सिमम डेली डोज। तो हमको सारी बेस साइज वहां लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी बेस साइज हमने वहां लिखी है उसको हमको मैक्सिमम डेली डोज से डिवाइड करना है, जो भी हमारा बेच का साइज है। अभी सपोज अगर मेरा 200 kg का बेस साइज है और प्लस माइनस 20 है तो मैं 180 kg लूंगा। उसके बाद अब वो 180 kg है तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा mg में। उसके बाद हमारा जो डेली डोज है उसको मैं mg में नोट डाउन करूंगा। ऐसे सारे प्रोडक्ट का एक लिस्ट आउट करके एक तरफ बेस साइज एक तरफ डोज सारे लिख के मैं बेच में से बेच डिवाइड बाय मैक्सिमम डेली डोज, जब हम इसको डिवाइड करते तो हमको एक रेशियो मिलेगा। तो जिस भी प्रोडक्ट का रेशियो सबसे कम होगा वो हमारा नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट होगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जैसे प्रीवियस प्रोडक्ट का हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट में कंटामिनेशन को हमको कम करना है, मतलब रोकना है, तो क्लीनिंग का पर्पज ही यही है। तो उसको हमको रोकने के लिए क्या, जैसे अगर हमारा प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब अगर वो कंटामिनेशन हो, लास्ट सपोज अगर 10 mg हमारा इक्विपमेंट के ऊपर रिमेनिंग है, अभी 10 mg अगर नेक्स्ट प्रोडक्ट में मिलेगा, अगर उसका बेस साइज कम है मतलब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसी प्रोडक्ट को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि उसका जो डोज ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी या प्रीवियस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने का किस बेच में हाईएस्ट है, इसीलिए हम मैक्सिमम डेली डोज और मिनिमम बेस साइज को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम बेस साइज मतलब कि वो प्रोडक्ट ज्यादा उसमें मिलेगा, मतलब उसका जो लेवल कॉन्सेंट्रेशन का जो लेवल रहेगा वो हाई रहेगा। उसके बाद उसी प्रोडक्ट को हम ज्यादा कंज्यूम भी करने वाले हैं, तो इसीलिए वो प्रोडक्ट हमारा वर्स्ट केस हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी उस प्रोडक्ट में ज्यादा है। तो इसीलिए हम उस जो मिनिमम बेस साइज और मैक्सिमम डेली डोज का जो रेशियो है उसको यूज करते हैं नेक्स्ट वर्स्ट केस को आइडेंटिफाई करने के लिए।
अभी अगर यहाँ पर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे, मतलब अगर आप कुछ भी आपके एक भी अगर आपको एक क्वेश्चन भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एनी डाउट, आप यहाँ पर एक कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि क्या है, तो मैं इसमें आपको एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके लिए कि आपको जो भी डाउट्स आ रहा है उसके लिए। लेकिन और हमारा जो प्रीवियस वर्स्ट केस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है उसके लिए क्या है कि वो थोड़ा टिपिकल है। नेक्स्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, इतना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। लेकिन हमारा जो प्रीवियस वर्स्ट केस है उसको हमको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए हमको थोड़े लॉजिक्स और थोड़े डॉक्यूमेंटेशन लगता है उसके लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 4 क्राइटेरिया दिए, तो अभी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। अभी इसीलिए मैं केवल यहाँ पर हम एक ही अप्रोच को लेकर चलते हैं। किसी इंडस्ट्री में अलग अप्रोच भी हो सकता है, वो भी हम अलग वीडियो में एक बात करेंगे अलग से, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर केवल एक ही अप्रोच के साथ में बात करने वाला हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और मुझे इसको सिंपल से सिंपल बनाना है ताकि आप इसको आसानी से समझ सके। अगर आपको डाउट्स आए तो आप बिल्कुल मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। और मेरा एम ही है कि क्लीनिंग मेडिसिन्स के लिए एक भी क्वेश्चंस, एक भी ऐसी कोई मतलब डाउट्स ओपन ना रहे, ये मेरा एम है। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस भी यही है। तो अभी हमको वर्स्ट केस आइडेंटिफाई करना है, प्रीवियस वर्स्ट केस। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक XYZ कंपनी है, उसमें 7 प्रोडक्ट है। अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको 4 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, दूसरा क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन द पोटेंसी और थेराप्यूटिक डोज, और तीसरा है बेस्ड ऑन द AD/PD वैल्यू, टॉक्सिसिटी डेटा, एंड चौथा क्राइटेरिया है हार्डेस्ट टू क्लीन, उसको हम क्लीनेबिलिटी स्टडी बोलते हैं। तो ये 4 क्राइटेरिया है। अब इन चारों क्राइटेरिया में हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उनका सॉल्युबिलिटी का प्रोफाइल निकाल लेना है। उसके बाद हमको सॉल्युबिलिटी में ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करना है कि मतलब रेटिंग देना है कि जैसे कि सॉल्युबिलिटी के बेस पे अगर वेरी सॉल्युबल कोई सा प्रोडक्ट है हमारा तो उसको 1 रेटिंग देना है। अगर हमारा फ्रीली सॉल्युबल भी है तो उसको 1 रेटिंग देना है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट वेरी सॉल्युबल और फ्रीली सॉल्युबल की कैटेगरी में आ रहे हैं उसको 1 रेटिंग देना है, ठीक है। जो सॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल है उसको 2 रेटिंग देना है। इसी तरह हमको रेटिंग को बढ़ाना है। जो हमारा प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, जो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, उसको हमको 5 रेटिंग देना है। हो सकता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट ऐसे हो जो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल हो, तो हमको जो भी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है उनको 5 नंबर देना है, जो सॉल्युबल है उनको 1 नंबर देना है। अभी यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि हमको 1 से 5 ही रेटिंग यूज करना है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 to 10 भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सॉल्युबिलिटी के शायद 5-7 क्राइटेरिया है। वो फ्रीली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल, सॉल्युबल, वेरी सॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो इस तरह से कुछ 6 या 7 क्राइटेरिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, सभी को अलग अलग रेटिंग दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर हमारे डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं। उसके बाद हमारे पास जो उनका डोज है, जैसे कि पैरासीटामोल 500 mg, पैरासीटामोल 1000 mg, पैरासीटामोल 650 mg, सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg, सिप्रोफ्लोक्सासिन 1000 mg। इस तरह से हमारे पास जो डोज होंगे, हमको जो हाईएस्ट पोटेंसी वाला ड्रग होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाला, हमको उसको कंसिडर करना है। तभी वहां पर हमको क्या करना है, उसको भी हमको एक लिस्ट आउट करना है कितने प्रोडक्ट है। वहां पर हमको है ना ग्रुपिंग करना है। कैसे कि जैसे अगर कोई सा प्रोडक्ट जिसका स्ट्रेंथ 1000 mg से ज्यादा है तो उसको मैं 5 रेटिंग दूंगा। जिसका स्ट्रेंथ 0.5 mg से कम है उसको मैं 1 दूंगा। इस तरह से हमको मिनिमम टू हाईएस्ट। अब यहाँ पर भी हमारे 1 to 5 रेटिंग फिक्स नहीं है। यहाँ पर हम हमारे पास कितने प्रोडक्ट है, ऐसी कितनी स्ट्रेंथ है, उनके सभी के बेस पे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे हिसाब से कैटेगराइजिंग कर सकते हैं। मतलब हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, रेटिंग सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं। तो जनरली 1 to 5, और मैंने जो एग्जांपल लिया है, आपको जो पीपीटी शेयर करी थी उसमें मैंने 1 to 5 का ही एग्जांपल किया है, ठीक है। अभी मैंने इसका पीपीटी आपको शेयर नहीं किया है, मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये पीपीटी मेरे पास एक बना हुआ है कि हम कैसे करते हैं। तो मैंने उसमें 1 to 5 का एग्जांपल लिया है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। आप उसको 1 to 10 भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट है तो आप, आई सजेस्ट कि आप 1 से 10 रेटिंग यूज करो, जिससे हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एग्जैक्ट वर्स्ट केस प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसके बाद क्या होगा, हमारा AD/PD क्राइटेरिया। अभी जिसका AD वैल्यू 0.5 माइक्रोग्राम है उसको मैं 5 रेटिंग दूंगा। अगर मैं 1 to 10 का क्राइटेरिया यूज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उसको 10 रेटिंग दूंगा। फिर मैं क्या कर सकता हूं, उसको कैटेगराइज कर सकता हूं। कैसे कि जिनका 10 माइक्रोग्राम से 50 माइक्रोग्राम के बीच में जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको मैं 8 रेटिंग दूंगा। जो भी प्रोडक्ट मेरे 10 माइक्रोग्राम से 1 माइक्रोग्राम के बीच में उनको मैं 9 रेटिंग दूंगा।
इसी तरह मतलब मैं हाईएस्ट रेटिंग दूंगा किसको, जिसका लोएस्ट पीडी है उनको मैं हाईएस्ट रेटिंग दूंगा, जिसका पीडी मोर देन 1000 माइक्रोग्राम है उसको मैं 1 रेटिंग दूंगा। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट हमारा हार्डेस्ट टू क्लीन, हमको यहाँ पर क्या करना है, 3 है, जैसे एक इजी क्लीनिंग, मॉडरेट मतलब मीडियम क्लीनिंग और हार्डेस्ट मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको क्लीन, जो इजी क्लीन होता है। अभी ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको निकालने के 2 तरीके, एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, एक साइंटिफिक भी है। तो अभी हम इसमें केवल ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच का हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, जहां पर हम हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस लोकेशन फॉर द स्वैप सैंपलिंग, उस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है। अभी हम केवल ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू ही जाते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि आपको आपके जो ऑपरेटर वगैरह है जो जनरली रूटीन प्रोडक्शन में वर्क करते हैं उनसे बात करनी है, मतलब उनका इंटरव्यू लेना है। तो हमको 10 ऑपरेटर से निकालना है, 10 ऑपरेटर का उनको बोल देंगे कि अगर आप बताओ ये जो सारे प्रोडक्ट है अगर ये इजी क्लीन होते हैं तो इसको 1 रेटिंग देना है, अगर ये इनको हार्ड होता है मतलब क्लीनिंग करने में काफी तकलीफ होती है तो उसको 3 रेटिंग देना है, सॉरी 3 रेटिंग देना है, जिसको हार्डेस्ट टू क्लीन है। और जो मतलब कंफ्यूजन है कि हाँ जल्दी हो जाता है नहीं होता, उसको 2 रेटिंग देना है। इस तरह हमको नंबर ऑफ 10 जो हमारे ऑपरेटर रहेंगे उनका इंटरव्यू लेंगे, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद फिर हम सारे रेटिंग को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो भी जिसका हाईएस्ट रेटिंग आएगा मेरा वो हार्डेस्ट टू क्लीन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उसके बेस पे मैं वहां पर रेटिंग दूंगा सारे प्रोडक्ट को कि कौन सा हार्डेस्ट टू क्लीन है, कौन सा इजी टू क्लीन है। तो ये हमको एक डेटा मिल जाएगा वहां से। अब क्या हो गया कि मेरे पास 4 डेटा हो गए, मतलब सॉल्युबिलिटी के बेस पे रेटिंग हो गई है, पोटेंसी स्ट्रेंथ के बेस पे मेरा रेटिंग हो गया है, उसके बाद जो नेक्स्ट है एडीपीडी वैल्यू के बेस पे मेरा रेटिंग हो गया है, और जो लास्ट है क्लीनेबिलिटी मतलब हार्डेस्ट टू क्लीन उसके बेस पे मेरा रेटिंग हो गया है। तो अभी मेरे को क्या करना है, इन सारी रेटिंग्स को मल्टीप्लाई करना है और जो रेटिंग सबसे हाईएस्ट होगा वो मेरा वर्स्ट केस प्रोडक्ट होगा। लेकिन अभी यहां पर क्या होगा कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमको 2 रेटिंग सेम मिल जाएगा, किसी प्रोडक्ट का 2 प्रोडक्ट का रेटिंग सेम मिल जाएगा। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमको क्या करना है कि जिसका अब मान लो कि हमको 2 प्रोडक्ट मिले 40-40 जिसका रेटिंग मिला है, अगर 40-40 रेटिंग मिला है तो अभी मैं उसमें क्या देखूंगा कि कौन सा प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। अगर वहां पर 2 रेटिंग सेम है और एक प्रोडक्ट जो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मिल गया और जो दूसरा था वो स्पेरिंगली सॉल्युबल था, तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मेरा वर्स्ट केस हो जाएगा। लेकिन अभी अगर सपोज कि दोनों में को प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल मिल गए तो फिर क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट पे किसका हायर स्ट्रेंथ है। अब सपोज अगर वहां पर एक का 1000 mg है और दूसरे का 500 mg है तो 1000 mg को मैं प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर सपोज वहां पर भी दोनों को 1000 mg है तो फिर मैं क्या करूंगा, जिसका पीडी वैल्यू कम है, दोनों में से जिसका पीडी वैल्यू कम है उसको मैं कंसिडर करूंगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर दोनों का पीडी वैल्यू भी सेम हुआ तो मैं क्या करूंगा, जो हार्डेस्ट टू क्लीन या मीडियम टू क्लीन या इजी टू क्लीन होगा उसमें से निकाल लूंगा। मतलब अल्टीमेटली मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए और ऐसा कभी नहीं होगा कि हमको ये शुरू के जो 2 क्राइटेरिया है और एडीपीडी वैल्यू तक तो हमको सिंगल प्रोडक्ट ही मिलने वाला है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि हमको नहीं, अगर फिर भी बाई चांस अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारे पास 2 वर्स्ट केस हो जाएंगे, तो हमको फिर दोनों को वैलिड करना है। अब यहां पर क्या है कि अगर हमारे क्लीनिंग प्रोसीजर्स अलग अलग है, सपोज हमारे पास 7 प्रोडक्ट है, 7 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट की क्लीनिंग प्रोसीजर अलग है, 2 के अलग है और 3 के अलग है। तो यहां पर क्या होगा, अगर मेरे पास 3 क्लीनिंग प्रोसीजर्स है तो मुझे 3 प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब 3x3 मतलब कि मुझे 9 रन लेना पड़ेगा। तो मेरे पास जितनी क्लीनिंग प्रोसीजर्स होगी मुझे उतने रन लेना पड़ेगा। यहां पर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट सिर्फ हमको यूज करना है कि कैसे हम लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमको प्रोडक्ट को कंसिडर करना है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्लीनिंग प्रोसीजर। जितनी भी हमारी क्लीनिंग प्रोसीजर्स है वो सारी की सारी वैलिड होना चाहिए। और जैसे जनरली फार्मुलेशन जो प्लांट होते हैं जहां पर टेबलेट कैप्सूल्स बनते हैं वहां पर जनरली एक ही प्रोसीजर होती है क्लीनिंग की, उसके बेस पे सारे प्रोडक्ट क्लीन होते हैं, इसलिए वहां पर इजी होता है। कुछ इंडस्ट्री क्या करती है कि सॉल्युबिलिटी के बेस पे वर्स्ट केस अलग आइडेंटिफाई करती है, उसके बाद सेकेंड पोटेंसी के बेस पे अलग करती है, उसके बाद हमारा टॉक्सिसिटी के बेस पे एक प्रोडक्ट निकालती है, उसके बाद हमारा क्लीनेबिलिटी के बेस पे। तो इस तरह हमको 4 प्रोडक्ट मिलते हैं वर्स्ट केस, और चारों का वेरिएशन करती है। तो वो कब करना चाहिए, वो जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो, जैसे मोर देन 100 प्रोडक्ट हो, मोर देन 150 प्रोडक्ट हमारे साइट पर हो, तो हमको वो वाला अप्रोच यूज करना चाहिए। बट जनरली जो गाइडलाइंस प्रिपेयर करती है, गाइडलाइन में केवल एक ही क्राइटेरिया दिया है, ये बहुत ही इजी है और रेटिंग बेस्ड क्राइटेरिया, इससे हमारे क्या नंबर ऑफ रन्स काफी कम हो जाते हैं। तो ये था मेरा डिटेल वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया
कि हम क्यों वर्स्ट केस अप्रोच यूज करते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रीवियस वर्स्ट केस को और नेक्स्ट वर्स्ट केस को। तो आपको अगर यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो ये रेटिंग का जो एक एग्जांपल है वो मैं आपको यही वीडियो के साइड में एक डाल दूंगा यहाँ पर, और आपको एक साथ इस साथ में एक इमेज भी शेयर कर दूंगा पीपीटी बनाकर, एक सिंगल पीपीटी, एक सिंगल स्लाइड का, ताकि आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए कि हम वर्स्ट केस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो अब हम यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा जो मेको का लिमिट कैसे, मतलब मेको कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। जनरली ये भी 3 टाइप का होता है, विजुअल इवेल्यूशन मतलब विजुअल इंस्पेक्शन क्राइटेरिया, दूसरा होता है हमारा 10 ppm क्राइटेरिया, मतलब कितना हम 10 ppm और ADPD वैल्यू के बेस पे एक निकालते हैं जिसको हम साइंटिफिक अप्रोच बोलते हैं। तो ये भी 2 टाइप का होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच। तो ट्रेडिशनल में हमारे हो जाएंगे विजुअल क्राइटेरिया, 10 ppm क्राइटेरिया और डोज क्राइटेरिया, और साइंटिफिक में हमारा हो जाएगा ADPD, टॉक्सिसिटी के बेस पे हम जो निकालेंगे वो हो जाए। तो अभी ये कैसे निकालते हैं ये हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद उसी वीडियो में शायद अगर टाइम रहा तो हम उसमें स्वेप सैंपलिंग और रेंज सैंपलिंग के बारे में बात करेंगे। और इसी सीरीज में हम आगे क्लीन इक्विपमेंट होल्ड टाइम स्टडी, डर्टी इक्विपमेंट होल्ड टाइम स्टडी, और हाउ टू आइडेंटिफाई वर्स्ट केस लोकेशंस फॉर द स्वेप सैंपलिंग, मतलब हम जो स्वेप सैंपलिंग करते हैं वो एक हार्डेस्ट टू क्लीन लोकेशन से सैंपलिंग करते हैं। तो अभी वो हार्डेस्ट टू क्लीन लोकेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में, एक इसी सीरीज में हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हमारा विजुअल इंस्पेक्शन क्राइटेरिया है। क्या होता है कि जनरली एक ह्यूमन की आई कितने पीपीएम को देख सकती है, तो वो भी हमको एक स्टडी करना पड़ता है, उसके भी एक अलग अलग एंगल होते हैं, डिस्टेंस होता है, वो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट। तो ये हमारी एक जर्नी रहने वाली है। और आपसे माफी चाहूंगा कि ये वीडियो मतलब लेट हो गया लाने में मुझे, क्योंकि लास्ट संडे भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि मेरा उसमें वॉइस नहीं आया था। और उसमें मैंने क्या किया था, कंप्लीट क्लीनिंग वेरिएशन का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था, अप्रोक्सीमेट वो 2.5 आवर का था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि कई टाइम पे वॉइस पूरा ब्रेक हो गया है और वॉइस प्रॉपर नहीं हुआ, इस वजह से मैं लेट हो गया। और अभी लास्ट वीक में मैं आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो लेट रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए लेट हो गया। और इसीलिए कल ही आया मैं रात में आउट ऑफ स्टेशन से, तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप कि यू कंसिडर माई सिचुएशंस। लेकिन आपको मैं ट्राई करूंगा कि आपको हर वीक एक वीडियो मिले, जिसकी वजह से हम इस जर्नी को और फास्ट कर सके। इवन मेरा तो टारगेट है कि मैं डेली एक वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी कुछ अभी जो मेरा शेड्यूल है वो काफी बिजी चल रहा है, इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा। तो आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक, तो आप सभी का थैंक यू, आप इसको यहाँ पर वॉच कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स करो, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे जो फॉलोअर्स है या जो भी मतलब कोई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन कौन इसमें सिंसियर और सीरियस है, जो लास्ट तक इस वीडियो को देख रहा है, मतलब अभी तक देख रहा है। तो मुझे उससे पता चल जाएगा कि ऐसे कितने % सीरियस है जो वाकई में क्लीनिंग वेरिएशन को सीखना चाहते हैं। इसी सीरीज में हम मेथड वैलिडेशन जो होता है क्लीनिंग का, और इवन क्लीनिंग का नहीं, हमारा जो QC का भी होता है, RS ASE का, वो भी हम बात करने वाले हैं। इसमें मैं आपको कंप्यूटराइज सिस्टम वैलिडेशन का एक सिंपल सा, बहुत ही आसान सा उस वीडियो उस पर भी हम बनाएंगे, कैसे हम कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है CSV करने का भी, मतलब CSV में भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हमने उसको लॉजिकली समझ लिया तो हम हर चीज कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज स्टे ट्यून विथ अस, सो थैंक यू।